हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फौजदार ऑनलाइन एजुकेशन। क्लास 12th का टॉपिक है। अपन बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में बात की थी गाउस के नियम और उसके एप्लीकेशन की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया था, अनंत चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का परिकलन। तो अब बात करेंगे, एक अनंत अचालक चादर है जिसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक है, तो अपन इसमें फर्स्ट बात करेंगे, जैसे तार में बात की थी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा का परिकलन। सिमिलरली वही काम करना है जो तार वाले में किया था। एक चादर का टुकड़ा लेते हैं, अनंत चादर है, ये अनंत चादर का एक टुकड़ा ले लिया अपन ने। ठीक है, और इस पर आवेश की मात्रा है एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी इसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा है सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये ABCD एक अचालक चादर का भाग है। यदि ये चालक होती तो सारा आवेश इसके पृष्ठ पर चला जाता है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये चादर है, ये ऐसे है परपेंडिकुलर। तो इससे स्मॉल x दूरी पर एक पॉइंट लेंगे, तो यानी कि ये चादर है, इस यहाँ से स्मॉल x दूरी पर एक पॉइंट P है। इस जगह अपन को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, ये इसको O मान लो, इस पॉइंट को O, इससे O से L डिस्टेंस पर ऊपर और नीचे दो अल्पांश लेते हैं, यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला। इस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो L डिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो L डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये M अल्पांश मान लो, इसको N अल्पांश मान लो, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो DS है। छोटा सा अल्पांश है तो इसका भी DS है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन लगा लो। अभी बताया था कि इस पर जो आवेश की मात्रा है एकांक क्षेत्रफल पर वो सिग्मा है। तो सिग्मा ऐसे डिफाइन होगा, सिग्मा बराबर ये हो जाएगा। इसके लिए इसमें आवेश मान लो DQ है, DQ है, छोटे से आवेश, छोटा सा अल्पांश है, इसमें आवेश की मात्रा DQ है, क्षेत्रफल DS है। तो सिग्मा की डेफिनेशन होती है DQ अपॉन DS। तो यहाँ से DQ आ जाएगा सिग्मा DS। ठीक है, तो इस पे जो आवेश है वो आ गया तुम्हारा सिग्मा DS। सिमिलरली इस पर भी आ गया सिग्मा DS। ठीक है, तो अब M है, M के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो DE1। DE1 इसलिए माना क्योंकि छोटा सा अल्पांश लिया। इसी प्रकार इसके लिए मान लो N के लिए DE2 अज्यूम कर लेना है। मान लो DE1 DE2 M और N अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे आएगी, ये आ गया DE1, और सिमिलरली इस पर भी ऐसे आ जाएगा DE2। तो देखो ये एंगल 90 है, ये X है, ये L है, ये दोनों त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला त्रिभुज, दोनों सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अज्यूम कर लेना ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो देखो थोड़ी देर के लिए अपन DE1 और DE2 की वैल्यू चेक करते हैं कितनी आती है। तो देखो अपन जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी कि KQ अपॉन R स्क्वायर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे DE1 को मैं ऐसे तो लिखूंगा, DE1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ, Q यानी कि इसमें Q, DQ, और DQ का मान क्या है सिग्मा DS, यानी कि सिग्मा DS अपॉन R स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको R मान लो, तो ये हो गया R स्क्वायर। ठीक है, तो ये DE1 हो गया। और इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन आएगा M से P डायरेक्शन में, यानी कि MP दिशा में। दिशा इंपॉर्टेंट है, देखो इसके कारण इधर इधर जा रहा है और इसके कारण इधर जा रहा है। और सिमिलरली DE2 की वैल्यू चेक कर लो, ये नोट नहीं करना है, बस पता होना चाहिए अपन को कि
कितनी वैल्यू आएगी और किस किस डायरेक्शन में आएगी। तो डी टू का मान होता है 1/4πε0 सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन आएगी देखो एन से पी डायरेक्शन में, तो एन पी दिशा में। तो देखो DE1 और DE2 दोनों के मान तो इक्वल हैं, दोनों वैल्यूज तो बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। यानी कहने का मतलब ये है DE1 का मॉड और DE2 का मॉड बराबर है, यानी कि दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। दिशाएं अलग अलग होने के कारण अपन क्या करते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए DE1 सदिश DE2 सदिश को घटकों में वियोजित करते हैं। घटकों में वियोजित करेंगे तो क्या करते हैं, देखो घटकों में वियोजित करने के लिए इसका x और y कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण के नियम से ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जिसके साथ एंगल बनता है उस वाली भुजा के साथ कंपोनेंट कॉस आता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है उसके साथ साइन आता है, ये अपन ने बात की हुई है। तो DE2 का इस पे कंपोनेंट देखेंगे इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे, तो इसका आएगा DE2 कॉस थीटा। सिमिलरली DE1 का ये एंगल थीटा है तो इस पर इसका कंपोनेंट आ जाएगा DE1 कॉस थीटा। इसी प्रकार DE2 है, इसका इसके अनुदिश कंपोनेंट देखोगे तो ये आएगा DE2 साइन थीटा, और सिमिलरली इसके लिए आ जाएगा DE1 साइन थीटा। अभी बताया था DE1 का मॉड DE2 का मॉड इक्वल है, तो DE1 साइन थीटा DE2 साइन थीटा भी बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं एक की इधर है एक की ऊपर है, तो दोनों विपरीत दिशा में हो गए। विपरीत दिशा में हो गए तो DE1 साइन थीटा DE2 साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। लेकिन जो चादर के लंबवत हैं DE1 cos थीटा DE2 cos थीटा एक ही दिशा में है। जैसे ये तुम्हारी चादर है ऐसे, ठीक है, तो जो ये वाले कंपोनेंट है ये वाले कैंसिल आउट हो गए, और जो ये वाले बच रहे हैं यानी कि ये वाले DE1 cos थीटा DE2 cos थीटा, ये चादर के लंबवत वाले हैं, वो एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो इसलिए जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसी भी चादर के कारण वो हमेशा परपेंडिकुलर आता है। तो यहाँ से एक लाइन लिखनी है लास्ट में कि चादर के कारण विद्युत क्षेत्र चादर के लंबवत होता है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखना है, डायग्राम बनाना है, थ्योरी वैसे लिखना है ABCD एक अनंत चालक चादर का भाग है जिसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा सिग्मा है। ठीक है, और चादर के मध्य बिंदु O से, चादर के बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए दो अल्पांश m n लेते हैं। ठीक है, m n लेते हैं जिन पर आवेश की मात्रा सिग्मा ds है। ठीक है, तो m के कारण विद्युत क्षेत्र DE1 होता है तथा n के कारण विद्युत क्षेत्र DE2 होता है। DE1 सदिश व DE2 सदिश दोनों का मान परिमाण में बराबर, लेकिन दिशाएं अलग अलग होने के कारण क्या हो जाता है, दोनों की परिणामी विद्युत क्षेत्र किसी न किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करते हैं, DE1 और DE2 को कंपोनेंट में तोड़ते हैं, घटकों में तोड़ते हैं। घटकों में तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि डायग्राम से जो चादर ऐसी है तो चादर के जो समांतर घटक हैं DE1 साइन थीटा DE2 साइन थीटा, ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन DE1 cos थीटा DE2 cos थीटा ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र है, परिणामी विद्युत क्षेत्र, वो कैसे आता है, चादर के लंबवत आता है। ठीक है, तो ये आधा काम हो गया। इसका आधा काम है कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा, तो वो अपन गाउस के नियम से निकालेंगे। तो आगे का काम करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये इस बार एग्जाम में आने लायक है क्योंकि लास्ट ईयर 2 साल से तार वाला आ रहा है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इस बार आ सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब गाउस का नियम लगाना है। तो वही पहले एक चादर ले लो, एक चादर का भाग ले लिया, ये एक समान आवेशित चादर है भाई ये, यानी कि इसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा है वो समान है। ये अनंत चादर है, पता नहीं कितनी बड़ी है।
ठीक है। चादर ऐसे है तो चादर के लंबवत एक बिंदु P स्थित है स्मॉल r दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी है, ये बिंदु P स्थित है। यहाँ पर अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। विद्युत क्षेत्र P पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ अपने ऊपर होता है, वो अपन कैसा भी ले सकते हैं। तो इस कंडीशन ऐसा पृष्ठ लेना होता है कि कैलकुलेशन इजी से इजी हो। तो क्या करते हैं अपन, एक 2r लंबाई, ध्यान से सुनना, 2r लंबाई और a अनुप्रस्थ काट, यानी a क्षेत्रफल ले लो, चाहे a क्षेत्रफल का एक बेलन लेते हैं, यानी कि एक गाउसीय पृष्ठ लेते हैं जिसकी लंबाई तो 2r होगी और जिसका क्षेत्रफल होगा अनुप्रस्थ काट का वो होगा a। तो एक ऐसे गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो देखो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये जो इसका क्षेत्रफल है, ये वाला पोर्शन इसका है a, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो r है ही, ठीक है। तो आधा आधा इधर आ गया और यह आधा इधर की साइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई r, ये टोटल डिस्टेंस हो गई 2r, ठीक है। ये भी एक पॉइंट हो गया P। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जानते हैं, चादर के लंबवत होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर आ गया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। यदि इस पॉइंट के लिए देखना चाहोगे तो चादर ऐसे है, तो इधर से देखना चाहोगे तो इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, ठीक है। और ऐसा दिखेगा तुमको, ठीक है। तो देखो ये ऐसे आएगा, जैसे ये तुम्हारी चादर है, ये गाउसीय पृष्ठ है, तो ये ऐसे जाएगा, आधा आर इधर आधा आर इधर। तो केवल इसकी जो चादर में से कितना भाग जाएगा, इसका ए भाग जाएगा। तो जो गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो चार्ज आएगा अपन को उससे बात करनी है और चार्ज से बात नहीं करनी। तो देखो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गाउस के नियम को एक साथ लाते हैं। तो क्या होता है अपन जानते हैं, चूंकि क्लोज इंटीग्रल एस ये होता है ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 1। बात ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन को तो समेशन क्यू चाहिए और समेशन क्यू होता है गाउसीय पृष्ठ, और गाउसीय पृष्ठ अपन ने ये माना है एस, ये है तुम्हारा गाउसीय पृष्ठ, ये पूरा गाउसीय पृष्ठ एस, ठीक है। तो गाउसीय पृष्ठ में कितना आवेश आ रहा है वो निकालना है, तो समेशन क्यू वही है। तो यानी कि समेशन क्यू परिबद्ध आवेश, ये है समेशन क्यू बराबर, देखो समेशन क्यू बराबर, पहले वो सिग्मा बराबर क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन क्षेत्रफल। तो देखो ये इतने क्षेत्रफल में ही तो आवेश आएगा, और इसका क्षेत्रफल क्या मान के चल रहे हैं, ए, तो यह आ गया ए। तो यहाँ से समेशन क्यू बराबर हो गया सिग्मा ए, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखो तो क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस कॉस थीटा बराबर समेशन क्यू की जगह रख दो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये यहाँ हो गया। तो देखो गाउसीय पृष्ठ ऐसे वो 3 पृष्ठों से मिलकर बन रहा है। जैसे ये गाउसीय पृष्ठ है, एक तो ये वाला बेलनाकार, एक ये वृत्ताकार और एक ये वृत्ताकार। तो ये बेलन है, तो एक तो ये वृत्ताकार हो गया, एक ये वृत्ताकार हो गया और एक ये बेलनाकार हो गया। 3 पृष्ठों से मिलकर बनेगा। तो एक तो ये बनेगा, डायग्राम में लिख लेना ये वाला S1 वृत्ताकार पृष्ठ, ठीक है। एक ये रहा S2, ये भी वृत्ताकार पृष्ठ है, ठीक है। और एक ये रहा S3, ये कैसा है, बेलनाकार पृष्ठ, ठीक है। तो अभी जो S है ये इंटीग्रल है, इसको 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। एक S1 के लिए अलग करेंगे, S1 के लिए, S2 के लिए और S3 के लिए। जो इंटीग्रल है ये S है, क्लोज इंटीग्रल है, 3 पार्टों में टूटेगा, S1
ई डी एस कॉस थीटा प्लस S2 इंटीग्रल S2 ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रल S3 ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू ये चल रहा है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो इधर देखो, तो अब अपन को कॉस थीटा निकालना है। तो देखो ये पहले S1 ये वाला पृष्ठ, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इधर इस वाले पृष्ठ के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पृष्ठ के लिए इधर आया क्योंकि चादर के लंबवत होता है, लेकिन ये वाला पृष्ठ है इसके लिए ds कैसे आएगा, ये ऐसे है तो इसके लंबवत ऐसे आएगा, ये हो गया तुम्हारा ds। तो इसके लिए तो ऐसे आ गया, इस वाले के लिए ds इधर की डायरेक्शन में चला जाएगा, ये हो गया तुम्हारा इसके लिए ds, ठीक है। ये अल्फांस ले लो थोड़ा छोटा सा, इसके लिए ये अल्फांस हो गया ds, इसके लिए ये अल्फांस हो गया। पृष्ठ 3 के लिए ये अल्फांस ले लो ds। तो जो ऐसे बेलन है तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश तो ऊपर की साइड जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया इसका ds, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए किधर आता है, इधर आता है। तो देखो इधर देखो, जो S1 के लिए ये लिख रहे ना वृत्ताकार पृष्ठ S1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है ds के। देखो E और ds एक ही दिशा में है, तो थीटा हो गया वही 0 डिग्री यहाँ पे। इसी प्रकार S2 के लिए E पैरेलल और ds, देखो S2 में E और ds एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो इसके लिए भी पैरेलल हो गया E पैरेलल ds, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री। लेकिन S3 के लिए E परपेंडिकुलर होता है ds के, यानी कि जो E वेक्टर है वो ds के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। देखो ds इधर है, E इधर है तुम्हारा, तो थीटा हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। एक बार ये नोट कर लो, फिर इसके बाद रफ करते हैं, ठीक है। पॉज कर लेना वीडियो। तो इसके बाद जो थीटा की वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो इसको समीकरण 3 बना दो, थोड़ा सा रफ कर देते हैं ऊपर से। तो क्या आएगा, रखो S1 E ds cos 0 प्लस S2 E ds cos 0 प्लस S3 E ds cos 90 बराबर सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन 0। देखो cos 0 1 हो गया, तो यहाँ से आया इंटीग्रल S1 E ds प्लस ये भी 1 हो गया, ये वाली में ये हो गया S2 E ds प्लस cos 90 0 हो गया, तो ये वाली टर्म 0 प्लस 0 बराबर सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वाला नीचे से रफ करना है, नोट कर लेना। तो क्या आया, तो देखो यहाँ से जो E है वो E को बाहर निकालो, ds को रहने दो, E बाहर आ गया S1 ds, ये इंटीग्रल का साइन है, प्लस E बाहर आ गया इंटीग्रल ds ये S2 के लिए बराबर सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये तुमने छोटा सा अल्पांश लिया था, यदि ये छोटे छोटे अल्पांश सब जोड़ते जाओगे तो तुमको ये वाला एरिया मिल जाएगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। और इसका क्षेत्रफल क्या मान के चल रहे हो, a। तो यानी कि अपन ds को जोड़ते जाएं S1 S2 के लिए, क्योंकि S2 सेम है, ये वाला भी सेम है, सेम वैसे ही है, तो ये वाला मिल जाएगा तुमको। तो यदि ds जोड़ते जाएंगे S1 S2 के लिए तो वो अपन को a मिलेगा। तो चूंकि S1 ds बराबर S2 ds बराबर ये होगा a के, यानी कि बेलन का अनुप्रस्थ काट, ये लिख लेना यहाँ पे, बेलन का अनुप्रस्थ काट, ठीक है, बेलन का अनुप्रस्थ काट। तो यहाँ से मिल जाएगा ई ए प्लस इसका a रख दिया, इसका भी a हो गया, ई ए बराबर सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो तो यहाँ से हो गया 2EA बराबर सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, a से a को काट देना, यहाँ से आ गया E बराबर सिग्मा ऑन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आ जाता है। यानी कि चादर के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यानी कि ये आर पर डिपेंड नहीं करती है, फॉर्मूले में आर नहीं आ रहा कहीं पे भी, ये आर लिया था ना, आर नहीं आ रहा है तो ये आर पर डिपेंड नहीं करती है। आर का मान कितना भी चेंज करते जाओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट आती है। ठीक है, तो इसको सदिश रूप में लिखोगे, सदिश रूप में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, जो ई वेक्टर है वो ऐसे आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप। अब ये एन कैप है, ये चादर के लंबवत है। ठीक है, यहाँ से आ गया एन कैप। तो यहाँ से क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ये लाइन नोट ऐड कर लेना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। और ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो एक दो ग्राफ हो रहे हैं, वो ग्राफ और बना देते हैं आर के साथ। और हाँ, यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, तो अपन को रिजल्ट मिला था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट मिला था। तो यहाँ से मैं इस फॉर्मूले से देख के लिख सकता हूँ। देखो आर नहीं आ रहा है, तो जो E है वो समानुपाती होता है आर के पावर 0, यानी कि आर पर निर्भर नहीं करता है। और जो E है वो समानुपाती होता है सिग्मा के। ठीक है, तो अपन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ यानी कि E व आर में ग्राफ। देखो ये तो हो गया E, ये हो गया R। तो E और R में ग्राफ देखोगे तो देखो R पर निर्भर नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही रहना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। चाहे R का मान कितना भी बढ़ा लो इधर की साइड, यानी कि 1 2 3 4 5 अनंत तक कितना भी ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R पर निर्भर नहीं करता है। तो ये वैल्यू है, ये कॉन्स्टेंट रहेगी। और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका R और E का ग्राफ हो गया। और E तथा सिग्मा के मध्य ग्राफ। तो E जितना ज़्यादा, सिग्मा जितना ज़्यादा होगा E भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ से ये हो गया E, ये हो गया सिग्मा। तो कैसा आएगा, जितना ज़्यादा सिग्मा उतना ज़्यादा E। प्रपोजनल ग्राफ आता है सीधी रेखा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये दो ग्राफ हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट गाउस के नियम, गाउस का एग्जाम्पल करेंगे अपन। ये तो अचालक चादर होगी, अपन बात करेंगे अब नेक्स्ट चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का परिकलन। ठीक है, थैंक यू।